नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज देखिए हम लोग इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम लोग टेस्ट सीरीज 50 पर आ गए हैं। कितने नंबर? 50 पर। हर टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन मैं उपलब्ध करा रहा हूं। 50 टेस्ट आपको मैं ये दे चुका हूं, यानी कि लगभग 2500 प्रश्न मैं आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से करा दिया हूं। मैंने आपसे वादा किया है दोस्तों कि मैं 10,000 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। 10,000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसमें 2,500 खाली टेस्ट सीरीज से करा दिया हूं और भी आपको मैं करा दिया हूं। आज के 50 प्रश्न जो हैं वेरी वेरी महत्वपूर्ण हैं, तो बिल्कुल हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इसको देखेंगे कैसे कहां से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। आइए, कह रहा है, पहला ही प्रश्न है, पेरिप्स ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक है, किसने लिखा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, यह प्रश्न इसलिए लाया गया है कि आखिर बच्चे कंफ्यूज इसमें क्यों हो जाते हैं। पेरिप्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसमें बच्चे कंफ्यूजन इसलिए आते हैं क्योंकि इस पुस्तक का जो लेखक है वह है गुमनाम, अनाम है, अज्ञात व्यक्ति ने लिखा, उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो कोई प्लिनी लगाता है, कोई टॉलमी लगाता है, कोई टेसियस लगाता है, लेकिन जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। कौन होगा भैया? कि ये अज्ञात व्यक्ति, किसने? एक अज्ञात व्यक्ति ने इसको लिखा था। तो ये पहला प्रश्न का आंसर ये रहा। आइए दूसरा सवाल, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? मतलब कह क्या रहा है? कह रहा है, इन्होंने कहा था कि भैया ये जो पृथ्वी है यही प्रतिदिन घूमती है और कारण यही है कि सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। यह किसने कहा था? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या बारहमिहिर? राइट आंसर जान लीजिए, आर्यभट्ट। यही आर्यभट्ट, इन्होंने ही किसका आविष्कार किया था? तो कहेंगे कि सर इन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। किसका किया था? जीरो का, यानी कि शून्य का आविष्कार किया था, और यही इस बात को कहे भी थे। तो दूसरा प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। आइए, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल से एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है ना? तो आइए, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो ये वही दुष्ट चोट्टा आदमी है जिसने इतना बेहतरीन नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, विश्व विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय को ये क्या किया था? जलाने का कार्य किया था। शिक्षण संस्थान को जो जलाता है वो बताइए समाज में किसी भी तरह से वह समाज का हितैषी है? जो शिक्षण संस्थानों को जलाता हो, तोड़ता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, है ना, क्या वो समाज का हितैषी हो सकता है? नहीं। तो जो लोग उसको मानते होंगे कि बढ़िया आदमी था, वह सोच लीजिए कि उसने तो जलाया था शिक्षण संस्थानों को, कैसा आदमी रहा होगा। क्लियर है? तो बख्तियार खिलजी। ओके, आइए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? प्रथम अक्ता प्रदान किया था मोहम्मद गौरी ने। अच्छा, तो गौरी जब आया था तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने प्रथम अक्ता प्रदान किया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का मतलब संबंध किस वंश से था उसका? क्या गुलाम वंश से था, क्या खिलजी वंश से था, या तुगलक वंश से था, या लोधी वंश से था? अगर आपने पढ़ा है तो ऐबक पढ़ा होगा, फिर आराम शाह पढ़ा होगा, है ना, फिर रुकनुद्दीन फिरोज पढ़ा होगा, फिर रजिया सुल्तान पढ़ा होगा। आपको अगर पढ़ा है आपने तो याद होगा आपको। आपको कमेंट करना है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था। कुतुबुद्दीन के बारे में जो भी आप जानते हैं कमेंट करिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है भाई? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, वह एक सर मस्जिद है। सर क्या है? मस्जिद है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है कि पटना में कब? तो इसने 1632 ईस्वी में। कब? 1632 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा यहां पर 1632 ईस्वी में इसने पटना में अपना जो है कारखाना वह क्या किया है?
स्थापित किया है। कहां में? पटना में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1632। चलिए आगे प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है भैया कि आइए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली या द्वैध शासन कहे तो बताएंगे। बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली है वह किया गया है आपके रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हो जाएगा। चलिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, इनका जो मृत्यु है यह कहां हुआ था? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर या झांसी? तो जान लीजिए, झांसी की जो रानी थी इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। कहां में? ग्वालियर में। ये एक चीज बताइए, इनके बचपन का क्या नाम था? झांसी की रानी जो थी इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। नाम याद रखिएगा, मणिकर्णिका। पूछता है कि झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था भैया? तो मणिकर्णिका। आइए, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जो था यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च में है ना, लगभग दूरी तय की थी। गांधी जी ने दांडी मार्च में जानते हैं कितनी दूरी तय की थी? लगभग 241 मील की दूरी तय की गई थी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल, डेट याद रखिएगा। 5 अप्रैल ही था, 6 अप्रैल को तो इन्होंने वो कानून तोड़ा और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में मतलब नमक कानून तोड़ा गया इनके द्वारा। 5 अप्रैल तक ये चले, 6 को ये कार्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, यहां पर समझिएगा। अच्छा, कुछ लोग ना कुछ भी कमेंट कर देते हैं, ज्ञान तो 0 पैसा का है। अब मैं लिखा यहां पर 6, तो काबिल बनने के 6 अप्रैल था, 5 अप्रैल तो था। अरे जो बोल रहे हैं तो उसको तो समझो यार, क्या बोल रहे हैं। 12 मार्च से 5 अप्रैल चला उन्होंने, है ना। तो सुना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे से समझते हैं, लिखते हैं, लेकिन कुछ जो इधर उधर से आते हैं ना, उनको देखिए 6 अप्रैल नहीं था, गलत पढ़ा। तो भाई पहले जान लो क्या पढ़ाया जा रहा है ना, उसके बाद कमेंट करना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में जानिए, शिक्षा जो है ना वह समवर्ती सूची का भाग है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताइए? तो सर 1976 में। इसी से क्या किया गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची, जी हाँ, शिक्षा को समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। ठीक, समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। इससे पहले कहां था शिक्षा? केंद्र सूची में था कि राज्य सूची में था, है ना। समवर्ती सूची में क्या होता है कि दोनों कानून बनाएंगे। अब दोनों का कानून बराबर होने पर प्रभावी होगा केंद्र वाला, लेकिन उससे पहले अगर बात करते हैं हम शिक्षा की, तो शिक्षा जो था वह था राज्य सूची का विषय। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जो है उनका पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ऐसा क्या कभी हुआ है क्या? ऐसा क्या कभी हुआ है क्या कि राष्ट्रपति अपने पद पर मतलब क्या हो ना हो तो उनके जगह कोई और बना है? देखिए, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं, ठीक ना, तो उपराष्ट्रपति देखता है। लेकिन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो देखेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई देखेंगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। एम हिदायतुल्ला जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने इस परिस्थिति का सामना किया है। और राष्ट्रपति का आकस्मिक निधन होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करते हैं, लेकिन ये भी त्याग देते हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बना करके और इनको लाया जाता है। चलिए, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। जी हाँ, लोकसभा को तो बिल्कुल भंग किया जा सकता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब? तो देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से,
प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा देखिए, राष्ट्रपति के पास स्वविवेक जैसी शक्ति बहुत ही कम है, बहुत कम कंडीशन में। ये तो बड़ा कंडीशन है, भंग करने जा रहे हैं आप लोकसभा, ये तो बड़ी बात है ना। तो स्वविवेक से तो काम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप भी स्वविवेक से काम नहीं कर सकते हैं अकेले, क्योंकि आप तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं ना, आप तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, आप तो नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष कैसे कर सकते हैं, लोकसभा भंग करने की उनकी शक्ति नहीं है, तो कौन करेगा? तो जब ये दोनों मिल जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है यह काम करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार अनुपस्थित रहता है की अवधि के लिए, मतलब कितने अवधि के लिए, कितने दिन वो गायब रहेगा। यह प्रश्न अभी दरोगा में पूछ भी दिया गया, ये वाला जो 18 मई को हुआ, इसमें पूछ भी दिया गया कि भैया कोई कितने दिन तक गायब रहेगा तो अनुपस्थित हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, अगर वह 60 दिन, कितने दिन, 60 दिन अगर वह गायब रहता है तो अनुपस्थित मान लिया जाएगा। लेकिन रटने से काम नहीं चलेगा। 60 दिन में जानते हैं, अगर बीच में जैसे कोई, आज मान के चलिए कि वो अनुपस्थित हुआ, ठीक ना, और कुछ दिन बाद संसद का वो हो गया, सत्रावसान हो गया, तो भाई अब सत्रावसान हो गया तो तब तो ऐसे भी कोई नहीं आएगा, ऐसे भी कोई नहीं आएगा, तब क्या जोड़ा जाएगा? तो जब ऐसा हो जाता है ना, तो 4 दिन जोड़ा जाता है अवकाश वाला, ठीक, 4 दिन जोड़ा जाएगा। जैसे कि 2 दिन अब ये इन्होंने किया, फिर सत्रावसान हो गया, तो 4 दिन उसका ऐड होगा। कितना दिन? 4 दिन ऐड होगा। जब सत्रावसान फिर शुरू हो जाएगा तब से उनका काउंट होगा। ये नहीं कि आज गए अब 3 महीना का सत्रावसान तो भैया तो 90 दिन हो गया, तब तो ये हट जाएंगे, ऐसे नहीं हटेंगे, है ना। अवकाश की अवधि में 4 दिन ही काउंट होता है। चलिए, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? यहां पर बस आपको मोटा मोटी याद रखना है 60 दिन। ये मैं 4 दिन वाला डीप में बता दिया हूं, ताकि आपसे कोई अगर पूछे कि भाई बीच में अगर हो जाएगा तो कैसे होगा, तो बताइएगा कि उसकी गिनती नहीं होगी 4 दिन से ज्यादा, 4 दिन लगातार होना चाहिए, है ना। चलिए, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को, तो देखिए राज्यपाल के लिए कोई पाबंद नहीं है। अभी मुद्दा विवाद भी चल ही रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया है इस पर कि भैया इतने दिन के भीतर आपको देना है, तो इसमें कोई समय सीमा तय नहीं है फिलहाल। चलिए आगे, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो संख्या निर्धारित करते हैं वह कौन करते हैं? तो वह राष्ट्रपति ही कर सकता है और कोई नहीं करेगा। चलिए, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कौन करेगा? अगर राज्य में सही तरीके से नहीं चल रहा है तो गवर्नर रिकमेंड करेगा आगे। जैसे गवर्नर, जैसे मान के चलिए कि ये राज्य है, राज्य में अगर कानून व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रहा है, गड़बड़ है, तो राज्यपाल केंद्र का जो ये होता है ना, मॉनिटर होता है, यहाँ देखते रहता है कि कैसे कैसे तुम कर रहे हो। अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो ये भेजेगा केंद्र को, मंत्रिमंडल वाले कहेंगे क्या है भाई मामला, ये कहेंगे राष्ट्रपति जो है कि देखिए तो वहां गड़बड़ मामला है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो गवर्नर भेजेगा, लगाएगा कौन? राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति ही लगाएगा, सीधी बात है। राष्ट्रपति शासन का होता है देखिए 356 अनुच्छेद। अब ये जान लीजिए कि यह मंत्रिमंडल का इसमें रोल होता है, राष्ट्रपति शासन लगाएगा ना, तो ऐसे नहीं है मंत्रिमंडल। अब राष्ट्रपति जानते हैं कि बिना मंत्रिमंडल के कुछ कार्य करता नहीं है, तो सीधी सी बात है। आम चुनाव में मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया। पहले क्या होता था कि वोट जब आप देते थे, पहले आप वोट देते थे तो खोजा जाता था कि भाई 21 वर्ष आप हों, तब 21 वर्ष की उम्र हो। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ 89 में। कब हुआ? 89 में। और यह प्रावधान कर दिया गया कि नहीं, 21 वर्ष छोड़िए, अब 18 वर्ष में ही वोट दीजिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए,
महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कहते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट बनाने के लिए आपको भारत के नक्शे के बारे में ज्ञान होना चाहिए, है ना, भारत के नक्शे के बारे में। अब इधर यहाँ पर देखिए ऐसे 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 आता है, तो ये गुजरात का एरिया हो जाता है। गुजरात के नीचे जब आएंगे आप, गुजरात आएंगे तो ये नीचे आएंगे महाराष्ट्र आ जाएंगे, है ना, महाराष्ट्र आ जाएंगे और ये 3 भागों में मिलेगा, जिसमें नीचे आपको मिल जाएगा केरल, केरल मिल जाएगा, फिर कर्नाटक मिल जाएगा, फिर गोवा मिल जाएगा, है ना। गोवा बहुत छोटा सा ही मिलेगा ऐसे। तो ये वाला पार्ट कह रहा है कि देखिए क्या क्या कह रहा है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक ये दोनों पार्ट क्या कहलाता है। यहां तक तो आपको केरला ही मिलेगा। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो भाग है वह सह्याद्री कहलाता है। क्या कहलाता है? सह्याद्री। बढ़िया प्रश्न है, याद रखना है। चलिए, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? इसके लिए भी आपको नक्शे का ज्ञान होना चाहिए, है ना। ये देखिए, ये पश्चिमी घाट का इलाका है ना, और ये पूर्वी घाट का इलाका है। तो पूर्वी घाट जब आप देखेंगे ना तो ये ऐसे 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 आया हुआ है, तमिलनाडु को आपने देखा होगा नक्शे में। तो यहीं पर एक गांठ बना हुआ है ऐसे, इसको मैं दूसरा कलर से कर दूं। यहां पर 1 मिनट, यहां पर क्या बना हुआ है? एक गांठ बना हुआ है जिसे नीलगिरी गांठ कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर राइट आंसर आप नीलगिरी बताना चाहते हैं। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहीं मिल जाता है, ऐसा नहीं कि इधर मिलता है, यहीं पर मिल जाता है नीलगिरी गांठ पर। तो ये ध्यान देना है आपको। अच्छा प्रश्न है। आइए, बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। हिमालय आपने देखा है ना, हिमालय आपने देखा है धनुषाकार ऐसे है, ठीक। कह रहा है कि बृहत हिमालय जो बड़ा वाला हिमालय है पूर्वी छोर पर है, पूरब, सबसे पूरब। इधर वाला पूरब होगा और इधर वाला क्या होगा? पश्चिम होगा। तो सबसे पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? नामचा बरवा हो जाएगा। जी हाँ, नामचा बरवा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। गारो खासी जो है यह मेघालय में है, गारो खासी मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया। तो ये आप जानते होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन जोन नहीं है ना, कौन सा नहीं है? तो पूर्वी घाट इनमें जो है सुरक्षित आपको मिलता है, तो पूर्वी घाट आपको ध्यान देना है। चलिए आइए, भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति जो है वह हिमाचल प्रदेश में आपको अवस्थित मिलेगी। भरमौर जनजाति कहाँ मिलेगी? तो कहिएगा कि सर ये हिमाचल प्रदेश में मिलती है। आइए, भारतमाला परियोजना है कि बंदरगाहों को जोड़ने के लिए, लेकिन सड़क का कार्य है। बंदरगाह मत मार दीजिएगा, है ना, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सड़कों को जोड़ने का जो काम है यह भारतमाला परियोजना के द्वारा किया गया है, बंदरगाहों से जोड़ने के लिए। चलिए, एक वर्षीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता है? प्रकाश जब भी माध्यम चेंज करेगी सब कुछ बदलेगा, लेकिन उसकी आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। वेग बदल जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि कांच में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, लेकिन आवृत्ति जो होगी वह क्या होगा भैया? नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा। अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है भैया? तो देखिए, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति हो वो अल्ट्रासोनिक होती है। तो 20,000 किसमें है? 20,000 लेकिन कम है, ठीक, तो ये नहीं होगा। 20,000 से ज्यादा, यानी कि 20,000 से ज्यादा, राइट आंसर ये होगा। अच्छा, इसके जगह पर ऑप्शन देखिए कैसे दे सकता है आपको, थोड़ा सा समझिएगा। ऐसे भी दे सकता है 20,000 हर्ट्ज, है ना। तो ये भी ध्यान देना है, 20 के मतलब 20,000 ही होता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन का थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दे तो आपको दिक्कत हो सकती है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला, ये 2025 क्या है भाई, कुछ भी टाइप हो जा रहा ना, किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण क्या है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण लगाए रहेंगे। उत्तल दर्पण में इधर की भी दिख जाएगा, इधर की भी, जैसे मोड़ उड़ पर लगा देते हैं ना कि चारों तरफ से अगर कोई आ रहा है तो सब दिख जाए इसमें, वहां कोई दिक्कत ना हो, उत्तल दर्पण होता है।
जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? अच्छा, लोहा में जब जंग लगता है तो लोहा का भार क्या होगा, घटेगा कि बढ़ जाएगा? तो बढ़ जाएगा। जब तक उस जंग को आप नहीं छुड़ाएंगे तो लंबे समय तक वो बढ़ा ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आइए, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा कह रहा है, तो ध्यान दीजिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है, जानते हैं, सूर्य में ज्यादा मात्रा में अगर मिलेगा। अब ब्रह्मांड की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी की बात करें तो हो जाएगा नाइट्रोजन। लगभग 78% नाइट्रोजन है पृथ्वी की बात। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रह्मांड जब बोलता है तब हाइड्रोजन हो जाता है ना, और पृथ्वी जब बोलता है तो नाइट्रोजन हो जाता है। एकदम बिल्कुल क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट, दिक्कत ना हो। आइए, वाटर गैस तो CO प्लस H2 वाटर गैस का मिश्रण है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आइए, ब्रोमीन कैसी होती है भैया? तो लाल भूरा कलर का होगा, यानी लाल द्रव होता है। लाल द्रव, भूरा भी है लेकिन यहाँ ठोस है तो ठोस नहीं होगा, लाल द्रव होगा, राइट आंसर। आइए, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? अच्छा, जानते हैं पौधे भी होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। भरोसा नहीं करेंगे ना, कहेंगे सर पौधे कैसे मांसाहारी हो सकते हैं? तो होते हैं। वह स्थल जहां नाइट्रोजन कम रहता है तो पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वो नाइट्रोजन कहां से लेंगे? तो वो उन पर जब कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो उन्हीं को वो मार देते हैं। जैसे उनका ऐसे रहेगा फूल टाइप का, इसमें कीड़े आने बैठने आए, अब ये क्या कर लेता है कि बंद कर लेता है, ये अपना बंद कर लेगा, ये कीड़ा मर जाएगा, इसका जो नाइट्रोजन इसके अंदर है वो अवशोषित कर लेगा। तो ये मांसाहारी, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ये सारे जो है ना कीटभक्षी पादप हैं। और कहां? तो कह रहे हैं सर नाइट्रोजन की कमी, तो राइट आंसर हो जाएगा भैया नाइट्रोजन की कमी वाले इलाकों में। बहुत अच्छा प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। आइए, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? देखिए, प्रकाश की गति जहां उसको अगर रोकने वाला नहीं मिलेगा वो तेज चलेगा। निर्वात में एकदम तेज चलेगा, तो सबसे पहले नंबर पर होगा निर्वात, एकदम सुपर फास्ट, ठीक। वायु में उसको कम मिलेगा रोकने वाला, है ना, तो निर्वात के बाद वायु आ जाएगा, यानी कि फिर आ जाएगा पहले नंबर पर बी है ना यार, बी है। दूसरे नंबर पर क्या है? सी है, वायु वाला सी है, ठीक। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका जल, क्योंकि जल लिक्विड है ना, जल क्या है? लिक्विड है, तो तीसरे नंबर पर ए आ जाएगा। और कांच ये ठोस है, ये और धीरा कर देगा, तो डी, ठीक। तो बी सी ए डी, तो सबसे कम पूछ रहा है चाल, तो क्या हो जाएगा? सीसा हो जाएगा। क्लियर। आइए, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण, अच्छा आप सोचते होंगे कि सूर्य की जो प्रकाश आ रही है वो डायरेक्ट वायुमंडल को गर्म कर दे रही है, नहीं, उससे गर्म नहीं होता है। जब प्रकाश आए और जो धरती पर टकरा करके जब रिटर्न होती है ना, उस विकिरण से, यानी कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण जो टकरा करके हो रही है उससे गर्म होता है, न कि आने वाली से। ध्यान दीजिएगा। चलिए, कॉस्मिक किरणें हैं, एक आवेशित कण है कॉस्मिक किरणें। आइए, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, है ना, D2O कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका एक और नाम है भारी जल, इसको भारी जल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है सर? इसको भारी जल भी कहते हैं। भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। किस रूप में? मंदक के रूप में। कभी स्नेहक दे देगा, मंदक दे देगा, तो ध्यान रखना है भैया, मंदक। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। मैं पिछली वीडियो में बताया हूं कि जब ये ठोस है, ठीक ना, ये क्या है? ठोस को आप गर्म करेंगे तो सामान्यतः ये बन जाता क्या? तो सर ये द्रव बन जाता, ठीक ना, ये द्रव बन जाता। लेकिन क्या देखा गया कि ये ठोस था, इसको आंच दिया गया, गर्म किया गया, ये द्रव ना बन करके ये डायरेक्ट बन गया क्या? ये डायरेक्ट बन गया सर गैस, ये डायरेक्ट गैस बन के उड़ गया। यानी कि इसमें कौन सी प्रक्रिया हुई? इसमें हुई ऊर्ध्वपातन। क्या हुआ? ऊर्ध्वपातन। अगर ठोस डायरेक्ट गैस बन जाए तो ऊर्ध्वपातन, और गैस डायरेक्ट ठोस बन जाए तो निक्षेपण, है ना। ऊर्ध्वपातन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं
सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ध्यान रखिएगा, सब्लिमेशन। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, रेटिनॉल से की कमी से जीरो पथलेमिया होता ही है, सही है ये। बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, आपने पढ़ा होगा। B1 का नाम जो है वो थायमिन है। क्या नाम है? थायमिन है ना, थायमिन। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर थायमिन होना चाहिए था, टोकोफेरॉल नहीं होना चाहिए था। तो यही वाला आंसर जो हो जाएगा वह सही सुमेलित नहीं है, राइट। चलिए, आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है? तो आहार नल का जो छोटी आंत है, छोटी आंत, यही पीत प्राप्त करता है। क्या करता है? यकृत से पीत को प्राप्त करता है। आइए अगले प्रश्न। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी का किडनी खराब हो गया तो वो अपोहन, डायलिसिस करवाता है। क्या करवाता है? डायलिसिस। तो खून फिल्टर करता है, डायलिसिस। आइए, निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक नहीं है, कौन नहीं है भैया? तो इरिथ्रोमाइसिन तो एंटीबायोटिक है सर। पेनिसिलिन भी है सर, है ना। अब पेनिसिलिन के खोज करता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा। टेट्रासाइक्लिन भी है सर। सर ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन जो है, यह सर जानते हैं क्या है? जब आप देखे होंगे गांव घर में रहते हैं तो कि किसी जानवर का बछड़ा मर जाता है तो घर वाले उसको क्या करते हैं कि उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं और दूध उसका निकालते हैं, है ना। तो ये हार्मोन है। क्या है ये हार्मोन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी होगा राइट आंसर। चलिए, जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? टॉबिन टैक्स जो होता है मुद्रा लेन देन पर, करेंसी के लेन देन पर। कहां है ऑप्शन में? देखिए, बी ऑप्शन है कि करेंसी के लेन देन पर यह लगाया जाता है। यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा भी गया है टॉबिन टैक्स के बारे में, बढ़िया सवाल है। आइए, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किससे आयात की अपेक्षा होती है? तो कोकिंग, कोयला हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या? कि हमको ही देना पड़े, वो प्रत्यक्ष कर। हम डायरेक्ट अगर सरकार को दे, जैसे हम इनकम टैक्स कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स हमसे लेती है, तो हमसे डायरेक्ट सरकार काट लेती है, तो वो हो गया प्रत्यक्ष कर, हमने दिया। लेकिन जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे हमने ये बोर्ड खरीदा, तो इस सरकार को तो हमने 18% जीएसटी नहीं दिया। हमने किसको दिया? हमने जिस दुकान से खरीदा उसको, दुकान वाला कंपनी को दिया, कंपनी वाला सरकार को पे किया ना। तो ये अप्रत्यक्ष कर हुआ। तो ये जीएसटी क्या है भैया? वस्तु और सेवा पर कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी सर सही कह रहे हैं। जीएसटी जो है सर, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष कर है। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में वह जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम दर्ज किया गया है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे ज्यादा है अपने बिहार का। ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा अपना बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। आइए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? रटुआ प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, सुंदरवन पाए जाते हैं, तो सुंदरवन मैंग्रोव वन, आप जान ही रहे हैं मैंग्रोव, है ना। भारत में जैसे सुंदरवन, आपको सुंदरवन डेल्टा भी है, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो सुंदरवन मैंग्रोव पाए जाते हैं। आइए, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन, आपको सदाबहार वन अंडमान उंडमान असम उसम में मिल जाएगा देखने को। आइए, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या, सीधा बनाइए। आइए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, ठीक ना, केरल। 5 हो गया इधर। अब इधर आइए, तमिलनाडु, ठीक, आंध्र प्रदेश, ठीक, उड़ीसा, ठीक, और पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 5 इधर, 4 इधर, इसी सीक्वेंस में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 के 9। अब केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो उसके लिए अलग हो जाएगा, है ना, वो अलग वीडियो में बताएंगे। चलिए, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? गारो, खासी, जयंतिया, यह तीनों मेघालय में है। जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो ये यहाँ पर ऐसे मेघालय है ना, यहाँ 3 मिलता है। तो 3 में पहला मिलता है गारो, जो सबसे पश्चिमी है, ये भी याद रखिएगा। बीच में मिलता है खासी, और सबसे पूर्वी है भैया जयंतिया। अच्छा, एक चीज जान लीजिए,
जो सबसे ज्यादा बारिश होती है ना वो यही खासी हिल पर होती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चेरापूंजी या मासीनाम जो कहते हैं, बस इतने ही प्रश्न थे। तो इतने ही प्रश्न थे, 50 प्रश्न थे, इतने ही क्या 50 प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस देखने के लिए जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हैं चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्कार।